क्वेश्चन नंबर 1 में आप चलते हैं। आ जाए, द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ यस लिमिटेड एंड नो लिमिटेड एज ऑन 31 अक्टूबर 2021। तो ये हम लोग के पास बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। आगे बैलेंस शीट में क्या दे रखा हुआ है, दो कंपनी है, एक यस लिमिटेड एक नो लिमिटेड। इसमें लाइबिलिटी साइड में सोर्सेस ऑफ फंड, जिसमें शेयर कैपिटल अथराइज में दे रखा है 25 प्लस 25 यस लिमिटेड का, नो लिमिटेड का कितना दे रखा हुआ है 5 दे रखा हुआ है। आगे क्या है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच फुल्ली पेड अप 12 एंड 5 का दे रखा हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस 88 एंड 10 दे रखा हुआ है। आगे शेयर होल्डर फंड में 115 दे रखा हुआ है। अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड 10 दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग के पास बेसिकली इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। आगे क्या है, इसके बाद ये हम लोग का हो गया लाइबिलिटी, ये हो गया हम लोग का लाइबिलिटी। अब ये क्या है, एसेट है। इसके साइड में क्या दे रखा हुआ है, फंड एम्प्लॉयड इन फिक्स एसेट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन WDB में, तो ये दे रखा हुआ है 20 एंड 6 नेट में दे रखा हुआ है। आगे इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट 30 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 3 दे रखा हुआ है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन टू नॉन लिमिटेड 10, जो यहाँ पे क्या था, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड, तो यहाँ हो गया लॉन्ग टर्म लोन टू नो लिमिटेड, तो ये हो गया। फिर आगे दे रखा हुआ है करंट एसेट, फिर माइनस करंट लायबिलिटी करके दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग के पास क्या है, बैलेंस शीट दे रखा हुआ है। आगे आ जाइए क्या क्या है। ऑन दैट डेट यस लिमिटेड ऑब्जर्व नो लिमिटेड, द member of no limited are to go 1 equity share of yes limited issued at premium of ₹2 per share for every 5 equity share held by them in no limited। तो ये हैं, आगे हैं the necessary approvals are obtained। उसके बाद you are required to ask to pass journal entry in the books of 2 companies to give effect to the above। तो हम लोग के पास ये सम्स रहा। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सम्स को समझेंगे, उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 में सबसे पहले क्या दे रखा हुआ था, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो कंपनी है, एक यस लिमिटेड है, दूसरा क्या है नॉन लिमिटेड। दो कंपनी है जहाँ पे ऑन दैट डेट यस लिमिटेड ऑब्जर्व नो लिमिटेड, तो यहाँ यस लिमिटेड क्या हो गया, न्यू कंपनी। यस लिमिटेड क्या हो गया, न्यू कंपनी हो गया। एंड नो लिमिटेड क्या हो गया, ओल्ड कंपनी। द मेंबर ऑफ नो लिमिटेड आर टू गेट 1 इक्विटी शेयर ऑफ यस लिमिटेड इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय देम इन नो लिमिटेड। तो यहाँ पे कितना शेयर दिया जा रहा है, 1 शेयर दिया जा रहा है न्यू कंपनी का, जो 5 शेयर होल्ड करता था ओल्ड कंपनी का। 1 शेयर न्यू शेयर कंपनी का दे रहा है, जो 5 शेयर होल्ड करता था ओल्ड कंपनी, और इसे ₹2 प्रीमियम में दे रहा है। तो ₹2 अगर प्रीमियम में दे रहा है तो ये इसका इशू प्राइस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना कि 1 शेयर न्यू कंपनी का मिलेगा आउट ऑफ 5 हेल्ड बाय ओल्ड कंपनी। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ था। तो इससे हम लोग का क्या निकल जाएगा, तो इससे हम लोग का निकल के जाएगा परचेज कंसिडरेशन। उसके बाद हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना है दोनों कंपनी में, मतलब न्यू कंपनी का भी जर्नल एंट्री बनाना है एंड ओल्ड कंपनी का भी हम लोग का जर्नल एंट्री बनाना है। तो ये अपने पास सम्स दे रखा हुआ था। तो अब आ जाते हैं, सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, सबसे पहले निकालना है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सम्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बैलेंस शीट दे रखा हुआ था, उसके बाद बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी दे रखा हुआ है, उसके बाद परचेज कंसिडरेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था। परचेज कंसिडरेशन में क्या दे रखा हुआ था कि हम लोगों को न्यू कंपनी को इशू करना है 1 इक्विटी शेयर आउट ऑफ 5 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय ओल्ड कंपनी। तो ये हम लोग के पास, हम लोग को न्यू कंपनी को इशू करना था। तो ये हो गया हम लोग का, और जो इशू प्राइस होने वाला वो 12 पर शेयर होने वाला। तो ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन था। अब लिखना स्टार्ट कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, तो ये तो आप लोग पहले सीख चुके हैं। 2 इक्विटी शेयर होल्डर को इन इक्विटी शेयर कैपिटल
वर्किंग कैसे बनाएंगे, 1 इक्विटी शेयर मिलेगा आउट ऑफ 5 हेल्ड का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, ओल्ड कंपनी का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 5 करोड़। 5 करोड़ को अगर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो 0.50 नंबर ऑफ शेयर आ गया, और इशू प्राइस कितना है 12। तो अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 5 इंटू 12, तो ये हम लोग का आ गया 1.2 करोड़। 1.2 करोड़ हम लोग का रूप आ गया परचेज कंसिडरेशन। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक शेयर यहाँ पे मिल रहा है, एक शेयर हम लोग को मिल रहा है आउट ऑफ 5 हेल्ड बाय ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी का नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालें, तो 5 करोड़ का दे रखा हुआ है शेयर कैपिटल डिवाइड बाय एक शेयर फेस वैल्यू, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज़ है, तो डिवाइड बाय हम लोग 10 किए तो हम लोग को नंबर ऑफ शेयर निकल के आ गया इंटू इशू प्राइस कितना दे रखा हुआ है सम्स में 12, तो ये हम लोग का 12 हो गया। अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ओल्ड कंपनी में बनाते हैं, बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी में क्या करते थे, जो भी एसेट होता था उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते थे। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट टू करेंट एसेट, टू फिक्स एसेट टू करेंट एसेट। फिक्स एसेट कितना दे रखा हुआ है सम्स में 30 का दे रहा है, हम लोग डेप्रिसिएशन को अभी नहीं किया है ट्रांसफ़र, एंड करेंट एसेट 34 का है, तो टोटल कितना हो गया 64 हो गया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को फर्स्ट एंट्री में। अब सेकेंड एंट्री में आ जाइए। सेकेंड एंट्री में क्या करते थे, लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने का एंट्री क्या हो जाएगा, तो जितना भी लायबिलिटी होगा उसको डेबिट करेंगे। तो लायबिलिटी में हम लोग का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करते हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग का था 24 का, और दूसरे बाद करंट लायबिलिटी था। तो करंट लायबिलिटी कितने का था हम लोग के पास, तो करंट लायबिलिटी हम लोग के पास है 15 का। तो ये दोनों को हम लोग डेबिट किए, और हैं दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड, तो ये भी हम लोग डेबिट करते हैं। ये हम लोग के पास कितने का है 10 का है, टू रियलाइजेशन। तो ये टोटल कितना हो गया हम लोग का 25, तो ये हम लोग का हो गया टोटल 49। तो ये हम लोग का सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड एंट्री में चलेंगे। थर्ड एंट्री किस चीज़ के लिए होता था, पहले एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करने के बाद थर्ड एंट्री किस चीज़ का होता था, तो परचेज कंसिडरेशन का होता था। तो परचेज कंसिडरेशन का एंट्री कैसे होगा, तो न्यू कंपनी को हम लोग क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो न्यू कंपनी क्या है यस लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन हम लोग का था 1.2 करोड़ का, टू न्यू कंपनी को डेबिट कर दिए, टू हम लोग को क्या करना है रियलाइजेशन 1.2 करोड़ से। तो ये हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग को करना है रियलाइजेशन अकाउंट को देखना है कि उसका बैलेंस कितना है, उसे हम लोग को ट्रांसफ़र करना होता है कहाँ, रियलाइजेशन का अकाउंट के बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया 64 था डेबिट, जिसमें से 49 क्रेडिट हुआ था एंड 1.2 क्रेडिट हुआ। तो इसका मतलब कितना हो गया 13.8। 13.8 हम लोग का क्या है डेबिट बैलेंस है, तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो उसे क्रेडिट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग को क्या करना होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट करना होगा टू रियलाइजेशन 13.8 से। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फर्स्ट एंट्री हम लोग का एसेट ट्रांसफ़र का होता है, सेकेंड एंट्री हम लोग का लायबिलिटी का ट्रांसफ़र का होता है, एंड थर्ड एंट्री जो होता है वो हम लोग का परचेज कंसिडरेशन का होता है। तो ये तीनों एंट्री परचेज कंसिडरेशन का होता है, और उसके बाद हम लोग रियलाइजेशन को बैलेंसिंग फिगर किए। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आया उसे हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए कहाँ पे, तो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। अब जो रिजर्व होगा उसे भी हम लोग को ट्रांसफ़र करना होगा, एंड कैपिटल को भी ट्रांसफ़र करना होगा। तो रिजर्व एंड कैपिटल कितने का है, तो रिजर्व है 10 करोड़ का, एंड कैपिटल कितने का है 5 करोड़ का। तो इसे भी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में। तो पांचवा एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
ये 5 करोड़ का था। रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट ये हम लोग का कितने का था, 10 करोड़ का था, टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो ये भी हम लोग ट्रांसफर कर दिए 15 करोड़ इक्विटी शेयर होल्डर को। अब जो परचेज कंसीडरेशन था 1.2 करोड़ उसका पेमेंट हो जाएगा परचेज कंसीडरेशन का, तो परचेज कंसीडरेशन का चलिए पेमेंट करते हैं। परचेज कंसीडरेशन का जब पेमेंट करते हैं हम लोग तो क्या एंट्री होता है, यस लिमिटेड डेबिट था, तो यहाँ पे हम लोग यस लिमिटेड को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डेबिट क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर ऑफ यस लिमिटेड, तो यस लिमिटेड का इक्विटी शेयर मिल जाएगा 1.2 से टू यस लिमिटेड, तो ये भी हम लोग का हो गया एंट्री। अब लास्ट एंट्री जो होने वाला है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर का बैलेंस होगा उसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर ऑफ यस लिमिटेड का। तो हम लोग का इक्विटी शेयर का कितना बैलेंस है इक्विटी शेयर होल्डर का, तो 13.8 था, यहाँ 15 हो रहा है माइनस 13.8, तो ये हम लोग का बैलेंस कितना आ गया 1.2 का। तो 1.2 का हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को यस लिमिटेड के इक्विटी शेयर से। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड, तो ये हम लोग का हो गया। इस तरह से ये सम्स का ओल्ड कंपनी का हो गया। फर्स्ट में हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट में हम लोग एसेट को ट्रांसफ़र किए थे, सेकंड में हम लोग लायबिलिटी को ट्रांसफ़र किए थे, थर्ड में हम लोग का क्या हुआ था, फर्स्ट में एसेट ट्रांसफ़र किए थे, सेकंड में लायबिलिटी को ट्रांसफ़र किए थे, थर्ड में हम लोग का परचेज कंसीडरेशन का एंट्री हुआ था, फोर्थ में हम लोग रियलाइजेशन के बैलेंस को ट्रांसफ़र किए थे कहाँ पे, इक्विटी शेयर होल्डर को, फिर फिफ्थ में हम लोग ट्रांसफ़र किए थे जितना भी हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस था या इक्विटी शेयर कैपिटल था तो इसे भी हम लोग ट्रांसफ़र किए थे इक्विटी शेयर होल्डर में। फिर जो परचेज कंसीडरेशन हुआ था वो पेड हुआ था, परचेज कंसीडरेशन को पे किए थे। उसके बाद सेवेंथ में जो भी इक्विटी शेयर होल्डर का बैलेंस था उसे हम लोग ट्रांसफ़र किए थे शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड में। तो यही था ओल्ड कंपनी। अब न्यू कंपनी में आ जाइए। न्यू कंपनी के बुक्स में आ जाते हैं तो सबसे फर्स्ट एंट्री क्या होता है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी क्या है, नो लिमिटेड। परचेज कंसिडरेशन कितने का आ जाएगा, 1.2 करोड़ का, जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। अब सेकेंड में आ जाते हैं फिक्स एसेट करेंट एसेट फिक्स एसेट को नेट में ले लेते हैं, करेंट एसेट को भी नेट में ले लेते हैं। टू अनसिक्योर्ड लोन टू बिजनेस परचेज जो भी था 1.2 तो 1.2 टू रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये मर्जर का केस है। क्या चीज़ का केस है, मर्जर का। ये आप लोग को अभी समझा रहा हूँ कैसे मर्जर का केस है। तो रिजर्व एंड सरप्लस लिखिए और जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखेंगे या जनरल रिजर्व में रख देंगे। और यहाँ पे हम लोग बिजनेस परचेज के बदले बिजनेस मर्जर भी यूज कर सकते हैं। अब ICI के बुक में हम लोग का दे रखा हुआ है बिजनेस परचेज, इसलिए यहाँ पे मैं भी बिजनेस परचेज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग वहाँ पे बिजनेस परचेज या मर्जर भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ICI के बुक में दे रखा हुआ है बिजनेस परचेज, तो बिजनेस परचेज ही यूज़ करिएगा एग्जाम में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 6 + 34 - 10 - 1.2 - 10, तो ये हम लोग का आ जाता है 2 करेंट लायबिलिटी भी था। करेंट लायबिलिटी 15 का था, तो -15,
तो ये हम लोग का आ जाता है 3.8 बैलेंसिंग फिगर में। तो ये हो गया। देखिए फर्स्ट एंट्री हम लोग न्यू बुक में कैसे करते थे, तो फर्स्ट एंट्री में होता था हम लोग का परचेज कंसिडरेशन का, दूसरा एंट्री होता था जो भी एसेट हम लोग टेक ओवर करते थे, लायबिलिटी टेक ओवर करते थे उसका करते थे, एसेट एंड लायबिलिटी टेक ओवर कर लिए। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर किए, क्योंकि ये केस क्या चीज़ का है, मर्जर का केस है। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर कर लिए। तो ये इस तरह से हम लोग टेक ओवर कर लिए। अब थर्ड एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे लिक्विडेटर को। तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी टू पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं तो टू सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 1.2 था। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का होगा, 1.2 इंटू 10 का फेस वैल्यू होगा डिवाइड बाय 12, क्योंकि 12 पे इशू हुआ था। तो ये हम लोग का आ गया 1 एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आ गया 0.2। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इशू प्राइस जो था वो कितना था, 12 था। इशू प्राइस हम लोग का कितना था, 12 दे रखा हुआ था। तो इस 12 में 10 क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। क्या होगा, 10 फेस वैल्यू और 2 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। तो हम लोग 10 रुपीज़ जितना फेस वैल्यू के इक्वल हैं उतना हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए इक्विटी शेयर कैपिटल में, एंड जो भी प्रीमियम के इक्वल था वो हम लोग ट्रांसफ़र कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब फोर्थ एंट्री में आ जाइए। दोनों का लोन जो था उसका क्या हो जाएगा, म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाएगा। तो क्या हो गया, अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम यस लिमिटेड डेबिट कर देंगे टू लोन टू नो लिमिटेड, क्योंकि इसका ही लोन हो गया, तो इससे म्यूचुअल सेटलमेंट कर देते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग का एंट्री कंप्लीट होता है। और ये कौन सा सम था, क्वेश्चन नंबर 1 था, तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है। अब देखिए मर्जर के केस में क्या कब हम लोग मानते थे मर्जर होता है, जब पूरा एसेट क्या करता है, टेक ओवर कर लेता है, जितना भी लायबिलिटी होता है वो हम लोग का टेक ओवर कर लेता है। रिवैल्यूएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन अब किसी भी एसेट का नहीं हुआ रहता। तो ये सब जब कंडीशन 4-5 कंडीशन जो पिछले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम लोग क्या मानते थे कि ये मर्जर का केस होने वाला है। तो मर्जर का केस के टाइम में हम लोग जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस होता है उसे हम लोग टेक ओवर करते थे। तो ये केस हो गया था मर्जर का, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये केस हम लोग का था मर्जर का, इसलिए हम लोग यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस को टेक ओवर किए थे। देखिए मर्जर का केस ये तो हम लोग पिछले वीडियो में किए थे कि मर्जर कब होने वाला था। फर्स्ट में क्या था कंडीशन कि जितना भी एसेट एंड लायबिलिटी है वो सारा ट्रांसफर होना चाहिए, जितना भी इक्विटी शेयर है उसका 90% एटलीस्ट एग्री होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये था। थर्ड कंडीशन में क्या था, द कंसिडरेशन जो पे होना चाहिए वो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर में पे होना चाहिए कंसिडरेशन। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन था कि जो भी बिजनेस होगा दोनों कंपनी का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए और कुछ भी रिवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग का 5 कंडीशन था। इस 5 कंडीशन में हम लोग को इस सम्स में पहला कंडीशन क्या था कि एसेट एंड लायबिलिटी का कोई रिवैल्यूएशन हुआ था, तो आंसर इज नहीं। एसेट एंड लायबिलिटी पूरा टेक ओवर किया गया था, तो ये भी मिल गया, कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई हो गया। जितना भी इक्विटी शेयर होल्डर था ओल्ड कंपनी का, न्यू कंपनी का भी तो इक्विटी शेयर होल्डर बना था, तो ये भी हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। और उसके बाद था जो बिजनेस का कि दोनों कंपनी बिजनेस सेम कर रहा है कि नहीं, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों कंपनी का बिजनेस क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है। और ये जो 90% का जो बात हुआ, तो ये जब ही सारा 100% तो 100% इक्विटी शेयर होल्डर तो एग्री ही था, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए ये केस क्या चीज़ का हो गया, मर्जर का हो गया। तो मर्जर का केस हो गया। मर्जर के केस में हम लोग क्या करते थे, रिजर्व एंड सरप्लस को भी ट्रांसफर करते थे। तो इस केस में भी हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस को ट्रांसफर किए हैं। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।